हेलो छात्रों, आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ये 5 जगत वर्गीकरण केवल वर्गीकरण नहीं है, बल्कि ये पूरे जीव जगत की रूपरेखा है। इस वर्गीकरण के माध्यम से हम लोग संपूर्ण जीव जगत के बारे में समझेंगे। यहाँ पर 5 जगतों में संपूर्ण लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई किया गया है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने 2 किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में जाना था। यहाँ फिर से 5 जगतों को इस वीडियो में और क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर एक बार हम 5 जगत क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो संपूर्ण जीव जगत को समझना हमको बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि R.H. व्हिटेकर ने जो लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया है, उसमें से 5 किंगडम की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से जीव रखे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो जगत है मोनेरा, एक किंगडम के कैरेक्टर को ध्यान में रखेंगे और आपस में इन सभी किंगडम के कैरेक्टर्स की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। फिर देखेंगे कि कौन से किंगडम में क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं और किस किंगडम में किस प्रकार के जीवों को रखा गया है। यहाँ पर पहला जो जगत है मोनेरा, इसमें जो जीव हैं वो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर वाले जीव हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक जैसे ही आता है तो पहले ही हम जान जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे जीव जिनका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी। अर्थात मोनेरा जगत के जो जीव होंगे वो प्रोकैरियोटिक होंगे, उनमें केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। उनकी जो सेल बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेलुलर होगा, यानी एक कोशिका से बने हुए जीव होंगे, तो सेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर होगा। इनमें जो न्यूट्रिशन होगा वो ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक दोनों प्रकार का पाया जाएगा, अर्थात दोनों प्रकार के पोषण से ये पोषित होने वाले जीव हैं। और जो रिप्रोडक्शन होगा इसमें बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की प्रोसेस होती है, जिसे कॉन्जुगेशन कहा जाता है। बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरह से मोनेरा जगत के जीवों की ये विशेषताएं होती हैं। और अगर हम देखें कि इसमें किस तरह के जीवों को रखा गया है, तो इसके अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं जिसे हम लोग जीवाणु कहते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया को आगे क्लासिफाई करने पर हम लोग 2 प्रकार के बैक्टीरिया में जानेंगे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये दोनों ही मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं और मोनेरा जगत की यही विशेषता है। जैसे इसमें साइनोबैक्टीरिया जो है, जिसे हम नील हरित शैवाल कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इनमें फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया होती है, अर्थात ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। परंतु जो बैक्टीरिया होते हैं, माइकोप्लाज्मा जो होते हैं, इनमें ऑटोट्रॉपिज्म या स्वपोषी गुण नहीं पाया जाता और ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, विभिन्न जीव जंतुओं में, पौधों में रोग फैलाने का काम करते हैं। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया हैं वो हेटेरोट्रॉपिक मिलेंगे और जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो ऑटोट्रॉपिक मिलेंगे। तो इस तरह इनमें दोनों प्रकार का पोषण देखने को मिलता है। तो बहुत सरल तरीके से हमारे दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि मोनेरा जगत में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा आते हैं, जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका स्ट्रक्चर होता है, एक कोशिकी होते हैं और बहुत ही प्रिमिटिव जीव हैं, यानी सबसे प्रारंभिक जीवों को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद दूसरा जो किंगडम है प्रोटिस्टा, इसमें जब हम लोग NCERT बुक में पढ़ेंगे तो प्रोटिस्टा जगत को, ये ऐसा एक किंगडम है जो अभी भी थोड़ा विवादास्पद है। इसमें प्रोटिस्टा जगत को डस्टबिन ऑफ लिविंग वर्ल्ड कहा गया है। क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा जगत को इस तरह से संज्ञा दी गई है कि जो जीव कहीं फिट नहीं होते हैं उनको प्रोटिस्टा जगत में डाला गया है। प्रोटिस्टा को लिविंग वर्ल्ड का
या क्लासिफिकेशन का कूड़ादान कहा जाता है। कैसे कहा जाता है इसको अभी हम यहाँ पर समझेंगे। जो प्रोटिस्टा है वो मोनेरा में इस मायने में भिन्न है कि मोनेरा में जो कोशिका का संगठन होता था वो प्रोकैरियोटिक होता है, और प्रोटिस्टा में जो कोशिका का संगठन है वो यूकैरियोटिक होता है। यहाँ पर ये बताना चाहूँगा मैं कि यूकैरियोटिक कोशिका का संगठन का मतलब है कि इसमें विकसित सभी कोशिका के अंदर के कोशिकांग पाए जाएं, और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर लिखा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, अर्थात न्यूक्लियस डेवलप होना चाहिए। न्यूक्लियस डेवलप होने का अर्थ ये होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस जिसमें एक केंद्रिका या न्यूक्लियोलस पाया जाए, तो ये यूकैरियोटिक जीवों का कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पर जो प्रोटिस्टा जगत में, प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत जो जीव रखे गए हैं वो यूकैरियोटिक हैं। उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, सेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ CB स्ट्रक्चर मीन शॉर्ट में लिखा हमने सेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर, अर्थात इनकी जो बॉडी है वो सेल्स एक कोशिकीय बॉडी स्ट्रक्चर है, यानी ये भी एक कोशिका वाले होते हैं। तो मोनेरा जगत के जीव भी एक कोशिका वाले होंगे, प्रोटिस्टा जगत के जीव भी एक कोशिका वाले होंगे, लेकिन प्रोटिस्टा जगत का कोशिकीय संगठन यूकैरियोटिक होगा। यहाँ पर हम अगर बेसिक चीज़ को देखें तो क्रमशः हमारा ये जो क्लासिफिकेशन है सिंपल टू एडवांस जीवों के लिए बनाया गया है। मोनेरा जगत में सबसे सरल जीव रखे गए हैं, प्रोटिस्टा में उससे थोड़ा एडवांस, और फिर क्रमशः आगे की ओर हम जाते जाएंगे तो क्रमशः आगे की ओर एडवांस जीव हमको देखने को मिलेंगे। जो प्रोटिस्टा जगत है उसमें भी पोषण की दोनों विधियां हैं, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है गैमीट फ्यूजन द्वारा देखने को मिलती है। पहली बार यहाँ पर गैमीट का फ्यूजन होगा, और कॉन्जुगेशन के द्वारा भी देखने को मिलती है। इसको डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो ऐसे जीव जो एक कोशिका वाले हैं जिनमें यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, ये सब शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर एक कोशिका वाले जंतु भी मिलेंगे और एक कोशिका वाले प्लांट्स भी मिलेंगे। इसलिए प्रोटिस्टा में दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन भी पाया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन दोनों पाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये इस क्लासिफिकेशन की एक डीमेरिट्स भी है कि प्लांट्स और एनिमल्स में इतनी विविधता होने के बाद भी यहाँ पर जो यूनिसेलुलर प्लांट हैं, यूनिसेलुलर एनिमल हैं, उनको एक ही किंगडम में रख दिया गया है। ये एक डीमेरिट्स के अंतर्गत आता है, और इस प्रश्न का जवाब अभी तक हमें क्लासिफिकेशन में नहीं मिल पाया है कि प्रोटिस्टा जगत में ही यूनिसेलुलर प्लांट और यूनिसेलुलर एनिमल दोनों को कैसे रख दिया गया। इसके बाद थोड़ा एडवांस जीवों की ओर आते हैं। तो तीसरा जो जगत है यहाँ पर फंजाई को हम लोग हिंदी में कवक के नाम से जानते हैं। बहुत सरल उदाहरण, जैसे ही हम फंजाई के बारे में सोचें तो अचार में लगी हुई फफूंदी, भूसे या कचरे में उगा हुआ कुकरमुत्ता, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर हम फंजाई के बारे में सोचते हैं तो फंजाई का क्या मतलब होता है। फंजाई में भी जैसे कि प्रोटिस्टा के बाद इसको रखा गया है, तो निश्चित रूप से यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है। इसमें यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होने के साथ साथ इनके जीवों में सेल वॉल या कोशिका भित्ति भी प्रेजेंट होती है, लेकिन वो सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती। कभी कभी सेलुलोज की बनी भी होती है और ज़्यादातर सेलुलोज की बनी हुई नहीं पाई जाती है। फंजाई की जो कोशिका भित्ति है ये इसकी विशेषता है। फंजाई की दूसरी जो विशेषता है वो अन्य किंगडम से ये है कि इसमें मल्टी सेलुलर जीवों को रखा गया है। जैसे म्यूकर है या एगेरिकस है, तो ये बहुकोशिकीय जीव हैं, देखने में बड़े होंगे आकार में, माइक्रोस्कोपिक नहीं होंगे और बहुकोशिकीय होंगे, तो ये भी इनकी एक विशेषता है।
फंजाई जगत की दूसरी जो नेक्स्ट विशेषता है वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या विषम पोषी पोषण पाया जाता है। विषम पोषी पोषण का मतलब कि इनमें स्वयं भोजन बनाने की क्षमता नहीं होगी, तो फंजाई में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिलेगा। नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन का तरीका है, पहली बार यहाँ से मिलेगा फर्टिलाइजेशन के माध्यम से, निषेचन के माध्यम से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। अगर इनके हम उदाहरण देखें तो म्यूकर एगेरिकस नाम के ये फंगस, वैसे तो बहुत सारे फंगस हैं, बहुत सारी फंजाई की प्रजातियां हैं, तमाम फसलों में रोग फैलाती हैं, एनिमल्स में भी बहुत सारे रोग होते हैं फंजाई के द्वारा। तो निश्चित रूप से जब इनमें स्वयं पोषी पोषण नहीं होता तो या तो ये पैरासाइट होंगे और या तो सेप्रोफिटिक होंगे या पैरासाइट होंगे, और दोनों ही स्थितियों में अगर वो पैरासाइट हैं तो जिस भी जीव के अंतर्गत परजीवी के रूप में पाए जाएंगे उसका शोषण करेंगे, उसका चूषण करेंगे और उसको रोग जनित कर देंगे। तो पूरा का पूरा जो फंजाई जगत है इसमें अधिकांश पौधों में रोग फैलाने वाली प्रजातियां पाई जाती हैं। खासकर फसलों की प्रजातियां इसी में होती हैं। फसलों में जो रोग फैलाती हैं वो सारी प्रजातियां अधिकांशतः फंजाई की ही होती हैं। तो यहाँ पर फंजाई जगत के बारे में हम लोगों ने इतनी विशेषताओं को देखा। इसके बाद नेक्स्ट जो दो जगत बचते हैं वो हैं प्लांटी जगत और एनीमेलिया जगत। इसके पहले के जो जगत हम लोगों ने किंगडम पढ़े, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, वो हमारे आसपास बहुत छोटे या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हैं। उनको हम अगर ढूंढना चाहें तो आसानी से देखना हमारे लिए सरल नहीं होता। हम माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से या अपने लैब में रखे हुए स्लाइड के माध्यम से देख पाते हैं। लेकिन जो ये दो जगत हैं प्लांटी और एनिमेलिया, इनमें जो प्लांटी में जितने भी पादप पाए जाते हैं, बहुकोशिकीय पादप या मल्टीसेलुलर ग्रीन प्लांट्स, वो सभी होते हैं। और एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर एनिमल्स को रखा गया है। अगर हम देखें कि प्लांटी जगत की क्या विशेषता है, तो प्लांटी जगत जैसा कि एक एडवांस जगत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई की तुलना में प्लांटी को एक एडवांस जगत के रूप में माना गया है। तो प्लांटी को हम हिंदी में पादप जगत के रूप में भी जानते हैं। तो उससे स्पष्ट है कि पादप जगत में जितने प्रकार के हरे पौधे हैं जो बहुकोशिकीय हैं उनको सबको रखा गया है। लेकिन पादप जगत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल जो हमारे आसपास बड़े पेड़ पौधे दिखते हैं वो ही पादप हैं। पादप की श्रेणी यहाँ से जहाँ से शुरू होती है, यहाँ हम लोग देखेंगे कि शैवालों से पौधों का प्रारंभन होता है और बहुकोशिकीय शैवाल जो पानी को हरा कर देते हैं। कहीं पहले तो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले शैवाल, फिर समुद्री जल में पाए जाने वाले शैवाल, फिर शैवाल के बाद कुछ ऐसे पौधे हैं जो थोड़ा स्थल और थोड़ा जल दोनों की ज़रूरत होती है, जिसमें ब्रायोफाइट्स आते हैं, हरे होते हैं देखने में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो इस तरह से शैवाल, ब्रायोफाइट्स से लेकर के हमारे आसपास दिखने वाले जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। प्लांटी जगत की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनकी कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल केवल प्लांटी जगत में ही पाई जाएगी। सेल वॉल अर्थात कोशिका के चारों ओर की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज नामक रासायनिक पदार्थ की बनी हुई अगर है तो वो सेल, वो जीव प्लांटी जगत के अंतर्गत आएगा। इनका जो स्ट्रक्चर है वो मल्टीसेलुलर होगा, क्योंकि ऐसे प्लांट्स जो यूनिसेलुलर हैं या एक कोशिकीय हैं वो तो हम लोगों ने अभी देखा तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन जो प्लांटी जगत है इसमें बहुकोशिकीय पादप आते हैं और बहुकोशिकीय पादपों को प्लांटी जगत में रखा गया है। तो यूकैरियोटिक होंगे, इनमें सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल पाई जाएगी। ये मल्टी सेलुलर होंगे यानी बहुकोशिकीय होंगे। पोषण की दृष्टि से ये ऑटोट्रॉपिक होंगे, स्वपोषी होंगे
और इनमें जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी वो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से होगी। और इस तरह से मल्टीसेलुलर ग्रीन प्लांट्स इसके अंतर्गत रखे गए हैं। उदाहरण के लिए सभी शैवाल, ब्रायोफाइट्स, हमारे आसपास के दिखने वाले बड़े पौधे, ये सारे प्लांटी जगत के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद लास्ट जो जगत है एनिमेलिया, सबसे एडवांस किंगडम माना गया है। एनिमेलिया के अंतर्गत हम लोग मनुष्य भी आते हैं। तो इसकी अगर विशेषताओं को देखें तो सबसे पहले इनकी जो कोशिका का संगठन होगा वो यूकैरियोटिक प्रकार का होगा। एक बार फिर बताना चाहूँगा कि यूकैरियोटिक कोशिका का संगठन का मतलब है कि वेल डेवलप्ड सेल, वेल डेवलप्ड कोशिका जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी आदि आदि का पाया जाना। और इस प्रकार से जब विकसित सेल पाई जाएगी तो उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। तो एनिमेलिया की जो सभी जीव हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर मिलेगा। सेल वॉल एब्सेंट होगी, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। एनिमेलिया की दूसरी विशेषता इस सेल वॉल एब्सेंट होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जंतु कोशिका या एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो सेल वॉल एब्सेंट होगी यहाँ पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, क्योंकि यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है सेल में, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। मल्टीसेलुलर होंगे सभी जीव, क्योंकि मोनेरा और प्रोटिस्टा में हम यूनिसेलुलर का अध्ययन किए हैं। इसके बाद के सभी किंगडम में मल्टीसेलुलर जीव मिलेंगे। और ये सभी जीव, एनिमेलिया के सभी जो जीव हैं वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिलेगा। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब कि भोजन के लिए ये दूसरों पर आश्रित होंगे। स्वयं भोजन बनाने की क्षमता एनिमेलिया जगत में नहीं है, इसलिए सभी के सभी जंतु इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। एनिमेलिया जगत में सभी के सभी जंतुओं को रखा गया है। इस प्रकार से मल्टी सेलुलर एनिमल्स जितने भी हैं वो सभी एनिमेलिया जगत के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह से ये 5 जगत हमें एक तरफ जहाँ जंतु लिविंग वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन बताता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पूरे लिविंग वर्ल्ड को समराइज करता है। इस क्लासिफिकेशन को ही केवल हम देख लेते हैं तो यहाँ जहाँ हम शुरू करते हैं मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया, वहाँ दूसरी ओर हम लोग यहाँ पर विकसित प्राणी मनुष्य तक क्लासिफिकेशन के माध्यम से इस जगत को पढ़ लेते हैं और समस्त प्रकार के विकसित पौधे भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह संपूर्ण जीव जगत इस क्लासिफिकेशन में समाहित है। इस क्लासिफिकेशन के सभी कैरेक्टर्स जो जगतों के हैं, जो किंगडम्स के हैं, अगर हम अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं तो फिर हमें जंतु जगत या पादप जगत या जीव जगत को समझने की आवश्यकता में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर इस तरह से आप लोग इसको रिवीजन करिए और अलग अलग किंगडम के कैरेक्टर्स को क्लासिफाई करके आपस में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी चीज़ इस संवर्ग में है, कौन सी प्रकृति इस किंगडम में है और दूसरे में नहीं है। तो कुछ चीज़ें तो कॉमन मिलेगी, जैसे प्रोकैरियोटिक जीव केवल मोनेरा में मिलेंगे, जबकि मोनेरा के बाद सभी जो जीव होंगे वो यूकैरियोटिक होंगे। तो कुछ चीज़ों में समानताएं, कुछ चीज़ों में असमानताएं, और इस तरह से ये कंप्लीट जो क्लासिफिकेशन है आपको जीव जगत को समझने में हेल्प करेगा। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझें। नेक्स्ट वीडियो कल आपके लिए फिर आएगा।